तो टेस्ट का जो सिलेबस है, जो कमिंग टेस्ट है आपका 16th को, तो उसमें 11th का जो टेस्ट सिलेबस है वो कितना है, 11th में आएगा मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, ये आपका टेस्ट है। 12th आईओसी में जो आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो आएगा आपका सॉल्ट एनालिसिस, है ना, कितना एनायन का पूरा, जो एनायन मैंने पढ़ाया है वो पूरा का पूरा आएगा। और साथ में हम लोगों ने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली, ये भी तब तक कंप्लीट कर लेंगे, ये इस पे पेपर बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप ये नोट कर लो, ये हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। पेपर बन चुका है, पेपर बना दिया है ना, ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, जो भी है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट भी नहीं आएगा, मैक्सिमम टॉपिक यहीं से कवर हो गए, ठीक है। चलो अब यहां से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं आज, है ना, चलो नोट कर लिया होगा। तो आज क्लास में स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक, इसका है ना नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, और वो है हमारा पी ब्लॉक, है ना, पी ब्लॉक नया टॉपिक है, आज स्टार्ट हो जाता है, करो। तो पी ब्लॉक के अंदर ठीक है, तो पी ब्लॉक में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पी ब्लॉक के अंदर यहाँ पर क्या रहता है कि पी ब्लॉक में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक तो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड की जो रिएक्शंस होती हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। और प्रॉपर्टीज जो है ना, ये दो चीजों पे हमारा मेन फोकस रहता है, रिएक्शन और प्रॉपर्टीज पे, है ना। प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन जो होगा वो बाद में लिया जाएगा, पहले हम लोग रिएक्शन वाला सेक्शन लेंगे। तो रिएक्शन वाले सेक्शन में जाने के लिए हमें, जब भी रिएक्शन वाले सेक्शन में जाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड देखेंगे कि हमें कैसा कंपाउंड दिया गया है। कंपाउंड आपको दो तरीके से दिए जा सकते हैं, एक हो सकता है ऐसा कि कोवलेंट कंपाउंड दिया जाए, है ना, कोवलेंट कंपाउंड आप समझ जाओगे, है ना, मेटल या तो नॉन मेटल वगैरह के बीच में बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट कंपाउंड ऐसा होगा। या फिर आपको आयनिक कंपाउंड दिया जा सकता है, आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन दी जा सकती है, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड की जो रिएक्शंस होती हैं, दे आर गवर्न्ड बाय टू मैकेनिज्म दैट कॉल SN1 एंड SN2, जो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी है ना, वो SN1 और SN2 मैकेनिज्म से गवर्न होगा, है ना, वो SN1 और SN2 मैकेनिज्म से गवर्न होगा, है ना, SN1 SN2 मैकेनिज्म से गवर्न होता है। आपको पता होगा ये चीज, SN1 कैसी होती है, SN1 सिंगल स्टेप में होगी, ये सिंगल स्टेप में होगा, और ये कैसी होगी, ये मल्टी स्टेप में होगी, है ना। आयनिक कंपाउंड की जो रिएक्शंस हैं, आयनिक कंपाउंड की रिएक्शंस में मेनली जो रिएक्शंस होती हैं आयनिक कंपाउंड की, अब आयनिक कंपाउंड भी कई तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। आयनिक कंपाउंड या तो आपके सामने ऑक्साइड्स के फॉर्म में आ सकते हैं, या आपके सामने सॉल्ट के फॉर्म में आ सकते हैं। जब ऑक्साइड के फॉर्म में आता है ना, मेनली जो ऑक्साइड वगैरह की जो रिएक्शंस होती हैं, वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पे हम लोग लक्स फिलर डेफिनेशन लगाते हैं, लक्स फिलर डेफिनेशन लगाते हैं। ये मैंने अभी मेटलर्जी का जो पहला लेक्चर था उसमें समझाया हुआ है ना, सबने देखा होगा, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हो ऑक्साइड की रिएक्शंस जो है ना उसमें यूज होगा, लक्स फिलर डेफिनेशन यूज होगा। सॉल्ट में मेनली जब सॉल्ट आते हैं आपके पास, ऑक्साइड में जैसे मान लो ऐसा कुछ आया, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है, Na2O का रिएक्शन है, इस तरीके से कुछ रिएक्शंस आती हैं, तो ऐसे करके अपने को देखना होता है ना। सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में बेसिकली जैसे आपके आ गए Na2CO3 हो गया, ये आ गया, आपने सॉल्ट लिया Na2B4O7 आ गया, ऐसे करके, है ना, ये सब है। इस तरीके से है, Na2SO4 है ना, इस तरीके से है, Mg3N2 वगैरह है, तो ऐसे सॉल्ट आ सकते हैं ना। अब सॉल्ट में बेसिकली क्या होगा, सॉल्ट के लिए जो है ना, ये इस तरीके का कुछ आपको एक डिस्कशन आपके माइंड में आएगा कि ऐसा कुछ यहाँ पे रह सकता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना, ये समझना थोड़ा सा, जब शुरुआत करना किसी चीज की, है ना, इस तरीके से रहता है ना।
सॉल्ट में एक टर्म आता है जब हम रिएक्शंस ऑफ सॉल्ट्स इन एक्वस मीडियम, ठीक है। एक्वस मीडियम में जब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट की रिएक्शंस करते हैं, तो सिचुएशन कैसी क्रिएट होती है ना, रिएक्शंस ऑफ सॉल्ट्स इन एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम में जो सॉल्ट्स की रिएक्शन है वो कैसी होगी वो देख लीजिए, है ना। तो एक्वस मीडियम में जो सॉल्ट की रिएक्शन है उसमें क्या रहता है, उसमें बेसिकली ऐसा कुछ होगा कि जो सॉल्ट आपको दिया जाएगा वो सॉल्ट में तीन सिचुएशन आ सकती हैं। ओनली कैटायन विल हाइड्रोलाइज, ओनली कैटायन विल हाइड्रोलाइज, ऐसा हो सकता है। केवल कैटायन का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया था NH4Cl, NH4 होल ट्वाइस SO4, इस तरीके के सॉल्ट हैं। तो इनके कैटायन की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो इनसे क्या होता है, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, सोल्यूशन कैसा बनता है बोलो, सोल्यूशन एसिडिक बनता है ना। H+ आयन प्रोवाइड करते हैं, एसिडिक सोल्यूशन बनता है। दूसरा होता है कि ओनली एनायन विल हाइड्रोलाइज, एनायन का भी हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। तो जो एनायन जब हाइड्रोलाइज करेगा, तो जैसे आपका एग्जांपल होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया होगा आपको, CH3COO- आयन Na+, इस तरीके से होगा। तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होती है इसमें, आपको पता है CH3COO- जो होगा, या NaCN वगैरह है इनमें, है ना। ये क्या करते हैं, ये वाटर से क्या उठा लेते हैं, H+ आयन उठा लेते हैं, और सोल्यूशन कैसा बनाते हैं बोलो, सोल्यूशन बेसिक बनाते हैं, OH आयन की वजह से बेसिक बनाते हैं, ठीक है। और जो तीसरा केस हो सकता है जिसमें कि क्या होता है, बोथ कैटायन एंड एनायन विल हाइड्रोलाइज। तो पी ब्लॉक की रिएक्शंस में जो ज्यादा कुछ आपको मिलने वाला है, पी ब्लॉक की रिएक्शंस में जो ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है, वो कौन सा है पार्ट है, वो पार्ट ये वाला ही है। कौन सा, थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट जो है ना वो आपको ज्यादा ज्यादा देखने को मिलेगा। थर्ड वाला जो पार्ट है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जब बोथ कैटायन एंड एनायन क्या होंगे, हाइड्रोलाइज होंगे, ठीक है। बोथ कैटायन और एनायन क्या होंगे, वो हाइड्रोलाइज होंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना, इस तरह ये रहेगा। ओके डन। तो यहां से आगे बढ़ते हैं और जो है ना उसमें देख लेते हैं कि क्या करना है इसके लिए। ओके ठीक है। आप इसी फील को लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसी फील को लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको नोट कर लो। और नोट करने के बाद देखते हैं कैसे मैंने जो अभी आपको 5 मिनट में समझाया है उसको हम लोग कैसे अपनी पी ब्लॉक की रिएक्शंस में यूज करेंगे, है ना। उसको हम लोग कैसे अपनी पी ब्लॉक की रिएक्शंस में यूज करेंगे। नोट कर लो इसको फटाफट, जल्दी से नोट हो जाए तो मुझे बताओ। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, चेंज कर लेना इसको। यहाँ सॉरी गलती हो गई थी, यहाँ पे आप लिखोगे मल्टी स्टेप और यहाँ पे सिंगल स्टेप होगा, बिल्कुल। SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप होती है, दोनों समझाऊंगा मैं आपको, SN2 SN1। SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप लिखना, यहाँ पे मल्टी स्टेप लिखना, बिल्कुल सही, ठीक है, सही कर दिया मैंने, है ना। लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ, ये लिखा है कि बोथ कैटायन एंड एनायन विल हाइड्रोलाइज, दोनों हाइड्रोलाइज करेंगे, कैटायन और एनायन दोनों हाइड्रोलाइज करेंगे, उस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपको अब जो मैं कुछ रिएक्शंस है ना, हाँ एमएम सर ने पढ़ा दिया है आपको SN1 SN2, वेरी गुड, आप उन्हीं से पढ़िएगा, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे जितना काम काम का है उसमें से निकाल लूंगा, है ना, ठीक है। देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, अभी पूछता हूँ, ठीक है। आपने SN1 SN2 कितना पढ़ा है अभी पूछते हैं, तो मेरे जो काम का होगा मैं निकाल लूंगा, है ना। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चलेगा उसमें फिजिकल भी चलेगा, इसमें जो भी कुछ होने वाला है यहाँ पे फिजिकल के कंसेप्ट भी आएंगे, इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट भी आएंगे, और जो इसके भी आएंगे, ऑर्गेनिक के भी आएंगे, है ना। एग्जाम्पल 3 का एग्जाम्पल नहीं दिया जानबूझ के, क्योंकि हम लोग जो मैक्सिमम जो रिएक्शंस पी ब्लॉक में आने वाली हैं, पी ब्लॉक में जो आयनिक कंपाउंड आने वाले हैं उसमें कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये एग्जाम्पल सारे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। ओके चलिए यहाँ पे चलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, चलो।
तो कंसेप्चुअल पार्ट पे काम करते हैं। आपको कोशिश ये करेंगे कि आपको रिएक्शन याद ना करना पड़े, है ना, एक कोशिश है। और समझाते हैं आपको रिएक्शंस के बारे में। अगर और जो चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसका आपको पी ब्लॉक में बेनिफिट होगा और साथ में सॉल्ट एनालिसिस में भी बेनिफिट होगा, है ना। सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट भी आपका ठीक हो जाएगा इसके थ्रू। वैसे पी ब्लॉक पहले होना चाहिए था, बाद में सॉल्ट एनालिसिस होनी चाहिए थी, ताकि आप थोड़ा सा इनऑर्गेनिक को समझ लेते, फिर आप याद करने वाले पोर्शन पे जाते तो अच्छा था। वो उल्टा गया, आप याद करने वाले पोर्शन पे पहले चले गए और वो टफ था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि यार ये क्या चल रहा है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग लिखो आप लोग, और वो है रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, है ना। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। इसमें जो पहला रिएक्शन मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, उसमें है रिएक्शंस ऑफ नाइट्राइड्स विद वाटर, है ना। या इसको लिखा आएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड, है ना। ठीक है, नाइट्राइड में भी अपना मेटल नाइट्राइड की बात कर रहे हैं, तो इनका एग्जाम्पल है मेटल नाइट्राइड की बात करें तो मेटल नाइट्राइड जो होंगे, नाइट्राइड जो होते हैं जैसे कि Mg3N2, है ना, और Ca3N2 और लिथियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम ALN, एल्युमिनियम नाइट्राइड कहलाता है, ALN होता है। सोडियम का भी नाइट्राइड बन सकता है, Na3N। ऐसे नाइट्राइड आयन सब लोग समझते होंगे मेरे ख्याल से अपनी क्लास में। नाइट्राइड आयन जो है ना, आप सब लोग समझते होंगे क्या होता है, N3- आयन, है ना। एक और भी होता है, दैट आयन इज कॉल्ड अजाइड आयन। ये क्या होता है, 3 पे 1 नेगेटिव होता है, ये अजाइड आयन होता है ना। अजाइड आयन क्या होता है, अजाइड आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ना। इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, इसी नाइट्रोजन फैमिली में डिस्कशन करेंगे, है ना। बड़ी फेमस रिएक्शन है अजाइड आयन के अजाइड कंपाउंड के डिकम्पोजिशन की बड़ी फेमस रिएक्शन है, तो वो डिस्कशन हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, चलिए नाउ अब काम करते हैं इस पे और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला जो काम है, एक स्टेटमेंट जो है ना, ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो स्टेटमेंट है कि ऑल मेटल नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विद वाटर, on reaction with water gives ammonia and metal hydroxide। ठीक है, सो अमोनिया देते हैं बेसिकली। जब आप पी ब्लॉक में अमोनिया पढ़ोगे, पी ब्लॉक में जब आप अमोनिया पढ़ोगे, तो अमोनिया जब पढ़ोगे तो आपको अमोनिया का जो फॉर्मेशन होगा उसमें ये रिएक्शन दे रखी होगी। तो जब मैं आपको अमोनिया अलग से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको, सीट पे टिक कराऊंगा, ठीक है, तो आप देखना ये रिएक्शन पहले से कवर्ड हो चुकी होगी। पहले मैं सारी रिएक्शन पढ़ा दूंगा, पढ़ाने के बाद आपको एक दिन सीट मंगाना है और सीट मंगा के आपको टिक करना है कि देखो ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई, सारी रिएक्शंस हो गई। और उसके बाद एक 30 से 40 मिनट लगेंगे प्रॉपर्टीज बताने में। सो वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करती जाएंगे ना। रिएक्शन वाला पार्ट पहले करेंगे, प्रॉपर्टीज वाला बात करेंगे, तो ऐसे करके कंप्लीट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे आता है देख लो। तो Mg पहले एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो अमोनिया बनाने का एक तरीका है कि जो मेटल नाइट्राइड्स होते हैं, और दीज आर आयनिक कंपाउंड, आपको दिख रहा होगा, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, सब में बॉन्डिंग हो रही है। तो मेटल और नॉन मेटल जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो Mg3N2 का डिस्कशन करते हैं। Mg3N2 में क्या क्या है, Mg3N2 में है Mg2+ आयन और नाइट्राइड आयन, इस तरीके से है। चार्ज बैलेंस हो गया, देख लो आप, है ना। ये 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, है ना, ऐसा होगा। अब जब इसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे, पानी मिलाओगे इसके उसमें, वाटर में कौन कौन से आयन है, वाटर में H+ आयन और OH आयन, ये 2 हैं। वाटर में H+ आयन है और OH आयन है। तो आपको क्या करना है, OH आयन इसको देना है। यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी, जो मैंने थर्ड के एग्जांपल छोड़े थे, वहां पे कैटायन और एनायन दोनों से, और इसको दे देना H+ आयन। ठीक है,
इसको H+ आयन देना। तो जब इसको H+ आयन मिलेगा और इसको क्या मिलेगा, इसको OH आयन मिलेगा, समझे? तो ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या जनरेट करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या जनरेट करेंगे, अमोनिया। ऐसे हो जाएगा। अब बारी है कि सर नेट रिएक्शन कैसे होगा। तो नेट रिएक्शन कुछ ऐसे होगा कि जब आप Mg3N2 को वाटर से रिएक्शन कराओगे तो आप समझ जाना कितने Mg हैं, 3 Mg हैं। 3 Mg हैं तो 3 क्या बना देना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देना। N कितने हैं, 2, उन पे चार्ज कितना है, 3 नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव को 3 H+ चाहिए होंगे, तो क्या कर लेना, 2NH3 बना लेना ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे 6 H+ आए हैं, 6 OH आयन आए हैं, तो इसका मतलब है 6 वाटर होना चाहिए। इस तरीके से मैग्नीशियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस परफॉर्म की जाएगी, है ना, इस तरीके से हाइड्रोलिसिस परफॉर्म की जाएगी। ऐसे ही अगर आपसे किसी ने कहा कि ALN, जो आपने अभी यहाँ पे जो हॉल मेथड पढ़ा होगा अभी मेटलर्जी के अंदर, अगर किसी ने पढ़ा होगा हॉल मेथड, वहां पे भी ये आया होगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है, नाइट्रोजन गैस पास की जाती है 2000 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो वहां पे भी होगा। अगर आप मान लो इसका रिएक्शन करना चाहते हैं तो अपने को पता है कि एल्युमिनियम किस में है, +3 स्टेट में, ये भी -3 स्टेट में। कितना एल्युमिनियम है, 1 एल्युमिनियम है। कितने OH आयन चाहिए, 3 OH आयन चाहिए। तो क्या कर दो, AlOH होल थ्राइस बना दो। नाइट्रोजन कितना हो गया, 3 है, तो NH3 बना दो। ओके, तो 3 OH 3 H+, तो कितना हो जाएगा, 3H2 हो जाएगा। इस तरीके से जो है ना रिएक्शन आप कर सकते हो नाइट्राइड की, सबकी हो जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इसमें, और अमोनिया बनेगा। यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अमोनिया बनेगा। यहाँ NOH बनेगा और अमोनिया बनेगा। तो मेटल नाइट्राइड से जब भी रिएक्शन आएगा तो मेटल नाइट्राइड से अमोनिया बना लोगे, यस और नो, क्लियर है? याद कर लो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए याद कर लो। और मेटल नाइट्राइड से अमोनिया बनाने का तरीका आपको क्लियर है। अगर आपके पास सीट हो तो आप अमोनिया वाले सेक्शन पे चले जाओ। CaCN2 होगा ना, नहीं CaCN2 नहीं है, Ca3N2 है, Ca3N2, सॉरी, हाँ Ca3N2 होगा यहाँ पे, Ca3N2 है, ये Ca3N2 है। बाकी सब जगह हाँ ठीक है, बैलेंस यहाँ पे करना, Ca3N2 कर लेना, यहाँ पे इस जगह पे N2 करो, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, है ना। चलो यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम आपको एक रिएक्शन देते हैं। तो इसका मतलब है कि मेटल नाइट्राइड का अगर पानी में मिलाओगे मेटल नाइट्राइड को तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एसिडिक या बेसिक? कोशिश यही कर रहे हैं, है ना, ये कोशिश यही कर रहे हैं कि चैप्टर जो है ना आपको रटना ना पड़े, है ना। कोशिश यही जारी है कि आपको चैप्टर रटना ना पड़े, है ना, चैप्टर आपको रटना ना पड़े, यही कोशिश जारी है ना। हाँ, ग्रुप 13 कार्बन फैमिली, और वैसे तो मैं स्टार्ट करना चाह रहा था कार्बन और से करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि इसमें ही काफी टाइम लग जाएगा। जिनको कार्बन और उसके बोरॉन फैमिली के बहुत ही सिस्टमेटिक के जो रिएक्शंस हैं, जैसे B2S6 की रिएक्शंस है, बोरेक्स की रिएक्शंस हैं, कई सारे मतलब जो NCERT में हैं कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली के, वो रिएक्शन मैंने वेबसाइट पे जो मेरा P ब्लॉक का सेक्शन है उसमें मैंने पढ़ा रखा है। तो आप देख सकते हो उसमें उसमें और अच्छे से मतलब चीजों को, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा था तो मैंने चीजों को और एलोबरेट कर लिया है ना वहां पे। तो आप उनको वहां पे देख, यहाँ पे लेक्चर आने से पहले देख कर आ सकते हो। तो वहां पे आपको अवेलेबल है ना, वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। और P ब्लॉक आपको उसमें भी है ना। अभी फ्री कोर्स नहीं बनाया मोबाइल ऐप पे P ब्लॉक का, लेकिन हाँ पेड कोर्स तो बना हुआ है P ब्लॉक का, वो देख सकते हो आप, है ना। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्राइड विद वाटर मैंने आपको समझा दिया। सोल्यूशन सब लोगों ने, मुझे कई सारे लोगों ने लिखा कि सोल्यूशन सर कैसा होगा, बेसिक होगा, तो इट विल क्रिएट अ बेसिक सोल्यूशन, ये बात सभी लोगों ने मुझे लिख के दे दी है ना। चलिए, इसीलिए क्या होता है, एक मैग्नीशियम नाइट्राइड की एक बहुत फेमस रिएक्शन है, और ये P ब्लॉक में आपको मिलेगी, आप देख लेना कहीं पर भी। एक बहुत फेमस रिएक्शन है, वो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन है एक तरह से Mg3N2 का HCl के साथ रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको करानी है। तो आपको पता है कि यार इसका सॉल्यूशन कैसा है, बोलो, बेसिक सॉल्यूशन है ना। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो HCl आप रिएक्ट करा रहे हो वो हवा में रिएक्ट करा रहे हो या पानी में रिएक्ट करा रहे हो? HCl क्या सॉल्यूशन ही होगा ना, HCl हवा में तो नहीं होगा, हाँ वाटर में ही होगा, तो पानी तो है ना। अब अगर वाटर है ना, वाटर में प्रेजेंट है, सभी लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो वाटर अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये एक्वस है बेसिकली। तो मेरा तो ये कहना ये है कि हम पहले क्या करेंगे, हम पहले मैग्नीशियम नाइट्रेट का बेसिक सोल्यूशन जनरेट कर लेंगे, बाद में HCl से रिएक्ट करा देंगे। आई रिपीट, मैं मैग्नीशियम नाइट्राइड का पानी के साथ पहले मैं बेसिक सॉल्यूशन रिएक्ट करा दूंगा। भाई ये गारंटी है कि आपको ये फील आनी चाहिए कि मैग्नीशियम नाइट्राइड और HCl के बीच जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये फील आ जाए तो आपको काम चल जाएगा, ये फील आ जाए तो आपको काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो मैं क्या करूंगा पहले, तो फर्स्ट स्टेप में तो मैं ये रिएक्शन लिख दूंगा, ये वाली फर्स्ट स्टेप में ये वाली रिएक्शन लिख दूंगा। स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा, स्टेप 1 में मैं मैग्नीशियम नाइट्राइड को क्या करूंगा, वाटर से रिएक्ट करा के क्या बना दूंगा, 3MgOH होल ट्वाइस बना दूंगा और 2NH3 बना दूंगा। चलेगा आपको, ये चलेगा। फिर मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकेंड रिएक्शन जो होगा, ये हमारा स्टेप सेकेंड मान लो या स्टेप जो भी मान लो आप, सेकेंड रिएक्शन मान लो। अब जो भी मेरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिक कंपाउंड है, ऑब्वियस सी बात है यही वाला जो बेसिक है ये भी बेसिक नेचर का है, ठीक है, ये भी बेसिक नेचर का है और ये भी बेसिक नेचर का है। ये दोनों किससे रिएक्ट करेंगे, HCl से रिएक्ट करेंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या होगा, वो HCl से रिएक्ट करा दो। इसके पास 2 OH है, 2 HCl यूज कर लो, MgCl2 प्लस 2H2O दे दो, ये बना दो, बन जाएगा, ठीक है। ओके, सो अमोनिया जो होगा वो क्या होगा, NH3 प्लस HCl, दैट विल गिव यू NH4Cl, ये बन जाएगा, है ना। इससे ये एसिड है, बेस, ये बेस है, ये एसिड है, सॉल्ट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से बना लो। अब बारी आती है क्या, टोटल रिएक्शन की। तो टोटल रिएक्शन कैसे बनेगा, मैग्नीशियम कितना है 3 मोल्स, तो यहां से ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। और अमोनिया कितना बना था 2 मोल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आप ऐड करना शुरू, अब आप तीनों को क्या कर दो, ऐड कर लो। तीनों को जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट योर फाइनल रिएक्शन, यू विल गेट योर फाइनल रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से 3MgOH, ये 3MgOH खत्म हो जाएगा क्योंकि 3 यहां आएगा। 2 अमोनिया ये बनेंगे, 2 अमोनिया यहाँ खत्म हो जाएंगे। अब क्या बचेगा, अब बचेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो रिएक्टेंट में बचेगा। यहां से 6 वाटर आएंगे, यहाँ पे भी 6 आ रहे हैं देखो, ठीक है, 6 आएंगे तो कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, पानी भी कैंसिल करा दो। HCl कितना हो जाएगा, HCl 3 दूनी 6 यहां से होगा और 2 यहां से होगा, तो प्लस 8 HCl हो जाएगा। विल गिव यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3Mg बन जाएगा Cl2 प्लस 2NH4Cl बन जाएगा। ये आपका रिएक्शन है। मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भूलना में कोई मतलब, कभी नहीं भूलोगे आप। इस तरीके का सिचुएशन मैंने बना दिया है कंसेप्चुअली, मैंने आपको कुछ ग्राउंड दिया है जहाँ पे चीजें आप याद रख सकते हो, है ना। तो 6 एक बार बैलेंसिंग देख लेते हैं, 4 8 नाइट्रोजन ठीक है, और 6 2 8 ठीक है, बैलेंसिंग हो गई है, तो ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। एक लास्ट में एक्सपर्ट एडवाइस ये भी है, लास्ट में एक्सपर्ट, एक तो ये तरीका है, इस तरीके से चले जाओ। एक तरीका ये भी है, लेकिन थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। Sometime we can write like this also, magnesium Mg3N2 को जो है ना हम लोग इस तरीके से फील कर सकते हैं कि ये होगा। और हमारे पास जो HCl था, HCl में H प्लस आयन था और Cl माइनस आयन था, हम अपोजिट जोड़ सकते हैं। इसका जो Cl माइनस आयन था वो Cl माइनस आयन इसके साथ ला सकते हैं, यहाँ Cl माइनस आयन ले आऊं और इन दोनों को मिला के क्या बना दूं, MgCl2 बना दूं, और H प्लस आयन को यहां लेकर आ जाऊं तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। बट आप गलती से अमोनिया लिख के मत आ जाना। MgCl2 तो आपने सही प्रेडिक्ट कर लिया, लेकिन आपने अमोनिया लिखा तो अमोनिया नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, NH4Cl बन रहा है। इसको आप ऐसे दिमाग में सोच सकते हो इस तरीके से कि अमोनिया जो बनेगा वो HCl से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NH4Cl ही बना लेगा, तो आपको प्रोडक्ट NH4Cl लिखना है। तो इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो मैग्नीशियम का भी सॉल्ट बनेगा और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड का भी सॉल्ट बनेगा, दोनों का सॉल्ट बनेगा। इस तरीके से आप सोच सकते हो थोड़ा सा। तो ये रिएक्शन, पहली रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन की है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करो और नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं।
एक मिनट रुको। राज ने क्या पूछा सर, कैटायन का हाइड्रोलिसिस क्यों हो रहा है? उसके हाइड्रोलिसिस से स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नॉट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। जो अल्काइन अर्थ मेटल के कंपाउंड होते हैं वो जब नीचे जाते हैं तो उनका जो है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं। ठीक है, तो अभी स्ट्रॉन्ग बेस उतना उतना करेक्टर नहीं है इसका, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ये, है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ना। हो जाएगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि इसकी हाइड्रोलिसिस ना हो पाए, है ना, हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अगर बेरियम एरियम हाइड्रोक्साइड होता तब नहीं हो पाता, है ना। अभी तक कैल्शियम तक हो जाएगा, कैल्शियम तक करा लीजिएगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट हो गया सबका? हाँ, तो मेरा यही है कि आपने इसको क्या किया है, इसको पहले वाटर में डिजोल्व कर लो, वाटर में डिजोल्व करने के बाद हाइड्रोक्साइड बना लो, और फिर क्या कर लेना, फिर ये रिएक्शन ऐसे आ जाएगी, है ना। पहले ये बेसिक कंपाउंड कर लो, फिर अपने को पता है कि ये जो HCl है वो एसिडिक है, ये दोनों बेसिक है, फिर मैंने इसी का न्यूट्रलाइजेशन करा दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अमोनिया का न्यूट्रलाइजेशन कराने के बाद फिर रिएक्शन बैलेंस कर दी, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल था तो 3 मल्टीप्लाई किया ताकि 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। यहाँ पे 2 अमोनिया था तो 2 मल्टीप्लाई करके ये कर दिया ताकि दोनों का हो जाए इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से ही जो है ना, ये नोट हो गया होगा सब लोगों का, है ना, मेरे ख्याल से नोट हो चुका है सबका, एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। और नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखोगे, नाइट्रोजन फैमिली की दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं इस तरीके से, नोट हो गया? ओके। हाँ, अमोनिया क्यों NH4Cl बन गया? वो इसलिए बन गया क्योंकि अमोनिया बेसिक नेचर का है और HCl एसिडिक नेचर का है, तो अमोनिया और जो HCl है मिलके क्या बना लेंगे, NH4Cl बना लेंगे। आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में कई बार ये रिएक्शन पढ़ी होगी, NH4OH प्लस HCl मिलके क्या बनेगा, NH4Cl प्लस वाटर बनेगा। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, है ना। तो अमोनिया का पानी में सोल्यूशन NH4OH ही होता है। अगर आप इससे पानी निकाल दो, अगर आप इससे H2O निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH3, और वो H2O जो निकाला था उसे यहां से कैंसिल कर दो तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से रहेगा, है ना। ये NH3 और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कुछ ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, डन, चलिए, है ना। हाँ, पहले एक्वस मीडियम में रिएक्शन करा दिया करो, है ना, पहले वाटर में ही रिएक्शन करा दो, उसके बाद ही, है ना, उस तरीके से ना, इस तरीके से रहेगा। क्लियर हो गया? 11th में जो पढ़ाया था वो आपको जो है ना वो पढ़ाया होगा, बोरॉन कार्बन फैमिली पढ़ाया होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको बोरॉन कार्बन पढ़ा, थर्ड ग्रुप और वो पढ़ाया गया होगा, 13 और 14 पढ़ाएगा, हम लोग 15 कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग, बिल्कुल कुछ इस तरीके से ही जो है ना हमने काम किया है, ऐसे ही क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, और दूसरा हेडिंग लिखो, रिएक्शंस ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल फॉस्फाइड phosphines with water। रिएक्शन ऑफ मेटल फॉस्फाइड विद वाटर, तो मेटल फॉस्फाइड जो होंगे जैसे कि Ca3P2 हो गया, AlP हो गया, Na3P हो गया, ठीक है, Li3P हो गया, इस तरीके से जो है ना ये मेटल फॉस्फाइड है। फॉस्फाइड जो होगा, फॉस्फाइड वो होगा P3- है ना, जैसे नाइट्राइड था ना N3-, ये P3- होगा, फॉस्फाइड, है ना, इस तरीके से फॉस्फाइड आयन बनेगा। तो आपको यहां पे समझना है कि all metal phosphide on reaction with water gives ammonia gas, है ना।
सॉरी अमोनिया कह रहा हूँ, PS3 गैस, PS3 गैस, PS3 गैस का नाम क्या है? फॉस्फीन, है ना। PS3 इज कॉल्ड फॉस्फीन गैस, है ना। PS3 गैस देगा, कैसे देगा? बहुत सिंपल तरीका समझ में आ जाएगा आपको। जैसे अभी आपने किया था ना, Ca3P2 में कौन कौन से आयन मिलेंगे आपको? कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन कितने मिलेंगे? 3। और फॉस्फेट आयन कितने मिलेंगे आपको? 2। ठीक है। और वाटर कौन से आयन देने वाला है? पानी से आपको मिलेगा एक OH आयन और H+ आयन, ये वाटर से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो है ना, इन दोनों को क्या करना, इन दोनों से मिला के क्या बना दोगे बोलो? PS3 बन जाएगा। 3 H+ आयन ले लेना यहाँ से, और इन दोनों को क्या मिला के क्या बना दोगे? इन दोनों से मिला के क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो जो नेट रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी कि Ca3P2 का रिएक्शन जब वाटर से कराओगे तो क्या बनेगा? बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PS3, फॉस्फीन गैस बनेगी, है ना। और Ca3P2 का जो रिएक्शन है इससे कराने पर, आपको पता है कैल्शियम 3 है तो 3 मल्टीप्लाई कर लेना, फॉस्फोरस 2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसे 6 + 6 हुआ चाहेगा तो 6 वाटर पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो है ना वो PS3 गैस बना सकते हो, है ना। इस तरीके से आप PS3 गैस जो है ना वो बना सकते हो। तो ये सेम सेम रिएक्शन है मेरे ख्याल से, अगर एक याद हो गई तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, है ना, ये अपने आप याद कर लोगे आप, है ना। इसी तरीके से आपको करना है। अगर कोई कहता है Na3P का बना दो, तो Na3P को कैसे बना दोगे? यहाँ पे 3NOH बनेगा और क्या बनेगा बोलो? PS3 बनेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं किसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग PS3 गैस लिबरेटेड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमोनिया गैस लिबरेटेड। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मतलब, है ना। तो अपने को पता है ऐसे ऑप्शन वगैरह इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे 3NOH है, यहाँ पे 3H+ है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को 3 कोफिशिएंट मिल जाएगा। ये रिएक्शन ऐसे हो गई PS3। इनका भी अगर हम किससे रिएक्शन कराएं, एसिड से रिएक्शन कराएं, तो इनकी भी रिएक्शन ऐसे, क्योंकि ये भी सोल्यूशन कैसा बन रहा है, बेसिक तो सोल्यूशन बन ही रहा है। बेसिक हो सकता है PS3 जो है ना ज्यादा ना रिएक्ट करे, क्योंकि इसकी जो बेसिक करेक्टर होता है अमोनिया से काफी कम हो जाता है। आपको पता है, पता होगा सबको, अपनी क्लास में पता होगा कि NH3 जो है ना और PS3 और ऐसे जाते हैं ना ASH3 में, तो नीचे जाने पे क्या होता है? नीचे जाने पे बेसिक करेक्टर क्या हो जाता है बोलो? है ना, बेसिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। दोनों से समझाया जा सकता है ना। एक तो परसेंटेज S करेक्टर से या फिर साइज बढ़ने से, दोनों का फैक्टर लगा सकते हो। लोन पेयर की डोनेशन कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है? वो कम होती जाती है। लुईस बेस करेक्टर क्या होता है? कम होता है। सो PS3 इज लेस बेसिक देन अमोनिया। सो अमोनिया जितना अच्छे से एसिड से रिएक्ट कर रहा था उतना अच्छे से PS3 रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये NOH और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो तो रिएक्ट करेंगे, है ना। इस तरीके से रहता है, वो रिएक्ट तो कर जाएंगे, है ना। अच्छा, थोड़ा सा एसिड चाहिए होगा PS3 को रिएक्ट कराने के लिए, थोड़ा सा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड चाहिए होगा, तो फिर जाके PS3 भी रिएक्ट करेगा, है ना। ऐसा कुछ है। सो ये हो जाएगा, कंप्लीट है। बोलो, नोट करो फटाफट, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। ठीक है, नोटेड। ठीक है, चलो नोट करो इसको। Mg3N2 अच्छा बेस क्यों है? आप उसमें बेसिक कंपाउंड तो बना ही रहे हैं। हाँ, तो मैंने NaOH को मना नहीं किया है, NaOH को रिएक्ट करने से मना नहीं किया है, NaOH को रिएक्ट करने से मना नहीं किया है। इस तरीके से ये रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ड्राइव हो जाएंगे, PS3 जो गैसेस सब्सटेंस वगैरह बनेगा, ठीक है, इनकी वजह से क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये स्केप होगा, स्केप हो जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। जो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में जो हाइड्रोलिसिस पढ़ाई जाती है ना, बहुत लिमिटेड पढ़ाई जाती है, बहुत छोटे मोटे कंपाउंड का ही पढ़ाया जाता है। और इनमें रिएक्शन को ड्राइव होने में कई सारे फैक्टर हैं, जैसे यहाँ पे अब गैसियस सब्सटेंस बन रहा है तो वो अगर बाहर चला गया तो ये रिएक्शन वापस नहीं आ पाएगी, इस तरीके से, है ना। तो ये होगा, आपको NaOH बनाना है, ऐसे करके रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा, ये जो है ना ऐसे बनेगा। लेक्चर यूट्यूब पे हमेशा डेली डालता हूँ, ऐसा कोई लेक्चर ही नहीं है जिसमें डालता हूँ लास्ट में अमोनिया।
अमोनिया इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, है ना, अमोनिया, अमोनिया इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, है ना, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। कुछ पूछ रहा है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, वैसे तो हम लोग बेसिक, ये कौन कह रहा है डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, नो, डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर जो है ना, डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर जो है ना वो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जो है ना बेसिक करेक्टर क्या होगा बोलो, वो क्या होगा, डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर जो रहता है वो घटता है, बढ़ता नहीं है ना, ये लोन पर डोनेशन कैपेसिटी जो है ना वो घटती है, ये करेक्ट है, इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। कनिष्क गूगल का पीडीएफ अभी ढूंढ रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल आपने बोला और मैं, ठीक है, तुरंत एकदम से वो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा वेट पेशेंस रखा करो चीजों के बारे में, है ना, मैं ना, क्योंकि चीजें ढूंढने में भी टाइम लगता है, ऐसा तो है नहीं कि मैं एकदम से रेडी रहता हूँ कि बस यहाँ मुझे पता है कि मैंने, मेरे पास थी गूगल की पीडीएफ, अब वो कहाँ पे अभी मुझे ढूंढ मिलती नहीं है इतनी जल्दी, तो बहुत सारी पीडीएफ पड़ी रहती है एक साथ, थोड़ा सा टाइम दिया करो किसी काम के लिए। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ये समझ में आ गया इस काम की, ओके। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट आप लोग करोगे, और वो पार्ट है कौन सा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस ऑफ, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ ट्राइहैलाइड्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस ऑफ ट्राइहैलाइड्स, है ना, थोड़ा सा एक कोवलेंट कंपाउंड की पढ़ाते हैं, ट्राइहैलाइड्स की पढ़ाते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे होगा। तो ट्राइहैलाइड की जो रिएक्शंस है, जैसे कि NCl3 है, PCl3 है, ASCl3 है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ये हो जाएगा, और बिस्मथ ही हो जाएगा। अब इनकी जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है H2O के साथ, तो ये जो बनता है, ये बनता है अमोनिया प्लस HOCl देता है। इसकी जब वाटर से हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो ये देता है H3PO3 प्लस HCl देता है। इसकी जब कराते हैं वाटर से हाइड्रोलिसिस तो देता है ASOH होल थ्राइस प्लस HCl देता है। इसकी वाटर से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये देता है SbOCl। तो ये ऑरेंज टर्बिडिटी आती है इसकी, ठीक है, ऑरेंज टर्बिडिटी आएगी। इसका एक कॉमन नेम है दैट कॉल्ड पर्ल व्हाइट, पर्ल व्हाइट के नाम से जाना जाता है ना, ठीक है। SbOCl प्लस HCl बनेगा। BiCl3 की रिएक्शन जब कराओगे तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है BiOCl प्लस HCl बनाता है। और ये इसकी जो आती है, इसकी व्हाइट टर्बिडिटी आती है ना, टर्बिड सोल्यूशन समझते हैं ना, टर्बिड, ठीक है, टर्बिड सोल्यूशन जस्ट लाइक कर्ड की तरह, दही की तरह ना, ठीक है, या जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के जो PPT बनते हैं, है ना, तो उस तरीके से है। तो ये टर्बिड सोल्यूशन जो है ना बन जाता है, इस तरीके से आप ध्यान रखो। आप देख रहे होगे यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई जितने भी हैं, सभी एकदम डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, इससे एक डिफरेंट कंपाउंड बन रहा है, इससे डिफरेंट 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 बन रहा है। इसीलिए यहाँ पे एग्जामिनर का जो ध्यान है वो ज्यादा जाता है, और ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से वो बनाता है। तो ये जितनी भी रिएक्शन इस समय बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है, और मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा कि आपको ज्यादा याद वाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, कुछ डाउट हो तो बोलिए फटाफट, और एक एक करके हम इन रिएक्शन को सीखते हैं। पहले आप लिख लो, फिर इनके अंदर चल क्या रहा है उस पर एक काम शुरू कर देंगे, है ना।
ठीक है। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड जो होता है वो HClO4 वैसे लिखते हैं, लेकिन एक एंटीमनी का भी एक एसिड होता है, वो मोस्ट एसिडिक होता है, मेटल का एक एसिडिक होता है एंटीमनी का। ठीक है, देख लिए है ना। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन पी ब्लॉक की सीट देखिए आप लोग, है ना, अभी पी ब्लॉक की सीट देखिए, उसमें जैसे वो कर देगा कि किसकी हाइड्रोलिसिस से अमोनिया बनेगा, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अमोनिया ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना, या NCl3 के हाइड्रोलिसिस से को वाटर से ऐड कराओगे तो क्या बनेगा, PCl3 को वाटर से ऐड कराओगे तो क्या बनेगा, ऐसे करके क्वेश्चंस जो है ना इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, Mg3N2 जो है ना वो एक क्या होगा, इस तरीके से होगा। सीट में पेज नंबर कौन सा है, सीट में जो ये पेज नंबर है नाइट्रोजन फैमिली में, मेरे ख्याल से जहां प्रॉपर्टीज खत्म हो रही होंगी वहां पे दे रखा होगा। नाइट्रोजन फैमिली में जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन पे चले जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन पे चले जाओ, ये हो जाएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नहीं है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो एम्फोटेरिक नेचर का है, दोनों से रिएक्ट कर सकता है, दोनों से रिएक्ट कर सकता है ना। एनसीईआरटी साथ में पढ़िए, एनसीईआरटी साथ में रख के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। एनसीईआरटी के जो नाइट्रोजन फैमिली का जो वो है 2-3 पेजेस हैं, उनको फाड़ लो, स्टेपल कर लो, स्टेपल करके अपने सामने रखो। ठीक है, या उनका जीरोक्स करा लो, जीरोक्स करा के उनको सामने रखो। ओके, तो और उनमें टिक मारते जाओ कौन सा रिएक्शन कंप्लीट होता जा रहा है ना, कौन सी चीजें कंप्लीट होती जा रही है उनको टिक मारते जाओ। तो ये है उसमें, ये टिक हो, ये खत्म होगा, ये हो जाएगा, ये तो दे रखा है, ये शायद लास्ट वाले नहीं दिए हैं, ऊपर वाले तो दिए हुए हैं। तो मैं एक एक करके रिएक्शन को समझाता हूँ, है ना। पी ब्लॉक का सीट और अपना जो ये है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन में दिया हुआ है, देख लो आप, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन जो होगा उसमें ये रिएक्शन दे रखी है, आप उसको देख लो, होनी चाहिए रिएक्शंस। सो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3, है ना, NCl3 का हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं। तो NCl3 का स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे सभी लोग। ठीक है, ये NCl3 का स्ट्रक्चर बना लिया आपने, है ना, सभी ने बना लिया। हाँ, NCl3 कोवलेंट है या आयनिक है बताओ, NCl3 कोवलेंट है आयनिक है, कोवलेंट है। ठीक है, अब कोवलेंट कंपाउंड का वाटर से रिएक्शन कैसे होगा, मैंने अभी बताया था शुरुआत में, कोवलेंट कंपाउंड का वाटर से रिएक्शन कैसा होगा, कोवलेंट कंपाउंड का वाटर से रिएक्शन कैसा होगा, कौन क्या चीज फॉलो करेगा वो, क्या चीज फॉलो करेगा, SN1 SN2 फॉलो करेगा, वेरी गुड, है ना। अब बताओ वाटर कैसा न्यूक्लियोफाइल है, वाटर कैसा न्यूक्लियोफाइल है बताओ, वाटर कैसा वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, SN1 होती है, तो इसकी SN1 रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, और मल्टी स्टेप में होगी, है ना, SN1 रिएक्शन होने वाली है और मल्टी स्टेप होगी। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, या सुनो, वाटर विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे वाटर जो SN1 SN2 में वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल जहां पे अटैक करेगा वहां पे कुछ डिफिशियंसी या कुछ जगह खाली होनी चाहिए। क्या नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है इस समय, क्या नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या इस समय बताओ, नहीं है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। Cl के पास है, Cl के पास है, Cl के पास है ना। तो Cl के पास जो होगा, ये जो Cl एटम है, ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो हम एक काम करते हैं, इसको Cl पे ही अटैक करा देते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल पे। तो जब Cl पे अटैक करोगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये Cl आएगा, यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा, और ये लोन पेयर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, Cl को ऊपर लगा देते हैं और लोन पेयर को नीचे लगा देते हैं, ऐसे करके, है ना। लिया किसने था, जिसने जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, जिसने लिया है उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसने दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया बॉन्ड। ठीक है, अब क्या करेगा, वो एटम कहेगा कि यार मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं रखूंगा, मैं तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी हूँ, मेरे को पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल नहीं पसंद है ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा करना पाप के बराबर है। ठीक है, तो आप ऐसा मत करना। तो ये जो होगा क्या होगा, ये वापिस ऐसे ले जाएगा,
तो ये क्या छोड़ देगा, ये छोड़ देगा H प्लस आयन। H प्लस आयन लोन पेयर ढूंढेगा तो यहाँ लग जाएगा, जाके यहाँ जाके लग जाएगा, कहेगा मुझे यहाँ मिल जाएगा, तो वो नाइट्रोजन से लगेगा। Cl क्या करेगा, Cl जो है ना, जब नाइट्रोजन की ऑक्टेट क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, तो ये Cl को क्या करेगा, हटा देगा ऐसे करके, ये चला जाए, Cl हट जाएगा, है ना, ऐसे हट जाएगा। Cl माइनस आयन जो है ना, Cl जो है ना माइनस में पहले से था, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा। Cl जो है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, है ना, अपना ये वाला, ये जो बॉन्ड छोड़ के चला जाएगा, Cl प्लस करके बाहर निकलेगा, तो अपने आप ही खत्म कर लेगा। तो ऐसा होने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगी, वो Cl तो बना लेगा HOCl, देख लो आप ध्यान से, ये H प्लस आयन हट गया, यहाँ निकल के यहाँ आ गया, तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, सॉरी, इसको इलेक्ट्रॉन को भी साथ में लेना है मुझे। ये वाला पार्ट जो है ना क्या कर लेगा, ये वाला पार्ट तो बना लेगा HOCl, है ना, इस वाले पार्ट से तो आप बना दो HOCl। और जो नाइट्रोजन वाला पार्ट होगा उसमें क्या होगा, उसमें 2 तो Cl लग जाएंगे और एक N एटम, H एटम लग जाएगा ऐसे। फिर क्या करना, फिर इसमें 2 पार्टिकल वाटर के और अटैक करा देना, सेम तरीके से अटैक करा देना, तो 2 HOCl बाहर चले जाएंगे और हर बार क्या होगा, एक एक H एटम लग जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, 3 H एटम अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ आ जाते हैं। और इसीलिए क्या होगा, इसीलिए जब NCl3 का रिएक्शन वाटर के साथ लिखोगे तो कितने वाटर पार्टिकल यूज किए हैं, एक यहाँ यूज हुआ है, 2 यहाँ यूज हुआ है, तो 3 वाटर पार्टिकल यूज होंगे। और वो 3 वाटर पार्टिकल जो यूज होंगे वो क्या बना के देंगे तुमको, NH3 प्लस 3HOCl। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब ये रिएक्शन आप कभी भी भूल पाओगे, आपको हमेशा याद रहेगी क्या बन रहा है। ठीक है, आ गया समझ में, पूरा समझ में आ गया, वेरी गुड, है ना। तो ये रिएक्शन आपको इस तरीके से करनी है, डन, याद हो गया। फर्स्ट स्टेप में मैंने बोला कि जो Cl एटम है ना वो वैकेंट डी ऑर्बिटल रखता है, तो उठा के Cl पे अटैक करा दो। Cl पे अटैक करा दोगे तो क्या होगा, जब जिस पे अटैक करते हो तो जो रिसीव करता है उस पे नेगेटिव, जो अटैक करे, जो दे रहा है उस पे पॉजिटिव। फिर वही है, ऑक्सीजन एटम पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं तो H+ आयन छोड़ देगा, और यहां से क्या करेगा, ये Cl एटम क्या करेगा, Cl एटम अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ना, जब H+ आयन जोड़ोगे नाइट्रोजन एटम पे जब H एटम जुड़ेगा तो प्लस चार्ज क्रिएट होगा। उस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए Cl अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, तो प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, डन हो गया, समझ में आ गया, समझ में। अब देखो यहाँ पे एक मिनट रुको, अभी भी क्या दिक्कत आ रही है सर, फर्स्ट स्टेप में चूज कैसे किया करा, फर्स्ट स्टेप कैसे चूज किया, तो फर्स्ट स्टेप में चूज ऐसे ही किया ना कि ये न्यूक्लियोफाइल है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना, तो मैं ऐसी जगह अटैक कराऊंगा जहां पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जगह होगी, या तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो, ऐसे करके चूज कर लिया। ठीक है निशांत, इस आ गया ना समझ में, निशांत समझ में आ गया, निशांत ओके, क्लियर है, ठीक है, डन है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अब रुक के सब लोग जो है ना एक बात समझ लो बहुत अच्छे से, सभी लोग यहाँ ध्यान देना, रुक के देख लो यहाँ पे पहले। अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो वाटर जहां अटैक किया है, जिस एटम पे वाटर अटैक किया है, समझना, सुन लेना ध्यान से, जिस एटम पे वाटर अटैक किया है ना उसके साथ OH जुड़ गया, देखो आप, Cl पे अटैक किया तो उसके साथ OH आ गया है, और उसके जस्ट एजेसेंट वाले एटम पे क्या हो गया, H एटम आ गया है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, जिस पे जाके वाटर अटैक करेगा जिस एटम पे, उसके साथ तो OH जोड़ दो, उसके जस्ट एजेसेंट वाले पे, बगल वाले पे क्या जोड़ दो, H जोड़ दो, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो जिस पे आपने अटैक कराया उस पे तो OH, और जिसके बगल वाले पे H, सीधा आ जाएगा। बाकी मैकेनिज्म मैंने समझा दी, मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करेगा, मैकेनिज्म SN1 फॉलो करेगा, है ना, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर लेगा। डन डन डन, आ गया समझ में, है ना। आगे बढ़ू तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखोगे और वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3, किसकी, PCl3 की हाइड्रोलिसिस पढ़ लेते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3, है ना, PCl3 का हाइड्रोलिसिस पढ़ लेते हैं। तो PCl3 का जो हाइड्रोलिसिस है, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग फास्फोरस ला देंगे, तो यहाँ पे फास्फोरस ही ला देंगे, यहाँ पे P आ जाएगा, ये PCl3 आ जाएगा। अब मेरा आपसे फिर से वही क्वेश्चन है कि जो सेंट्रल एटम है, क्या उसके पास जो सेंट्रल एटम है ना, क्या उस सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है,
तो यहाँ तो बड़ा अच्छा है, यहाँ तो जो सेंट्रल एटम है ना, उसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, है ना, सेंट्रल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, और जो टर्मिनल एटम्स है उसके साथ भी हैं। तो सेंट्रल पे प्रेफर करना, जब दोनों पे हो तो उस पे प्रेफर करना, है ना, सेंट्रल पे प्रेफर करना। और वैसे भी देखोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर जो गवर्न हो रहा है, किस पे गवर्न हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज किस पे क्रिएट हो रहा है, फास्फोरस पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी P से ज्यादा है। और NCl3 में समस्या क्या थी, NCl3 में एक समस्या और भी थी, नाइट्रोजन और क्लोरीन एटम दोनों की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, इसलिए एक और समस्या आ रही थी। तो क्योंकि क्वेश्चन मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपने इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल, तो आप फास्फोरस पे अटैक क्यों करा रहे हो? तो फास्फोरस पे अटैक इसीलिए करा रहा हूँ कि वहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो बढ़िया है ना, वहीं पे जाके मैं क्या कर दूंगा, वहीं पे जाके मैं अटैक कराऊंगा। न्यूक्लियोफिलिक जो साइट बनेगी अटैक की, वो यही वाली बनेगी, तो ये वाला वाटर पार्टिकल यहाँ अटैक करेगा फास्फोरस पे। इससे आप लोग एग्री करते हो, है ना? जो मैंने अभी समझाया कि वाटर पार्टिकल को यहाँ पे अटैक करना चाहिए, और वाटर पार्टिकल कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। सो वीक न्यूक्लियोफाइल होने के लिए रिएक्शन कैसा हो जाएगा, बोलो, SN1 हो जाएगा। इट्स अ वीक न्यूक्लियोफाइल, सो वी आर डीलिंग एज अ, है ना, ये हम लोग क्या करेंगे, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू इसको कर लेंगे, तो इसको अटैक करा दो। तो अब जो मेरा मेथड था कि यार जिस पे अटैक कराओगे उस पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, उसके साथ वाले के साथ क्या आ जाएगा, बोलो, H+ आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं ये करने वाला हूँ यहाँ पे कि इस तरीके से है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर ऐसे लग जाएगा, ऐसे ये होगा। तो फास्फोरस एटम पे क्रिएट होगा नेगेटिव चार्ज, और ओ एटम पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, ओ एटम पे क्रिएट होगा पॉजिटिव चार्ज। वो एटम नहीं कहेगा, कहेगा कि नहीं मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता, ठीक है, तो वो H+ आयन को निकालेगा कि तुम हट जाओ और मेरा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल बना दो। तो H+ करके हट जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा। अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही रहे होंगे, वहां पे आपको बिल्कुल बताया गया होगा कि Cl- आयन जो है ना, इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना, ये बताया गया होगा। तो इसके नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए जो Cl होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो Cl- आयन करके चला जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, उस पर पॉजिटिव क्रिएट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके खत्म कर देगा। अब ये जो Cl- आयन है और ये जो H+ आयन है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा फाइनल स्टेप बनेगा, ठीक है, वो फाइनल स्टेप क्या बनेगा, यहाँ पे OH आएगा, ओके, यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे लोन पेयर आएगा, और एक HCl बन जाएगा। ये पहला स्टेप हुआ है, ये पहला स्टेप हुआ है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना, इस तरीके से। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस एटम, सो इसलिए क्या होगा, उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मेरे ख्याल से आप यहां से एग्री करते हो। अब इसमें क्या कर लेना, इसमें जो है ना, इसमें 2 वाटर पार्टिकल का और अटैक करा लो, तो -2 HCl हो जाएगा, है ना, और फाइनली क्या बनेगा, फाइनली बनेगा POH होल थ्राइस, ये बनेगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, है ना, यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? फिर नेट रिएक्शन लिख दूंगा मैं, पहले आप यहाँ तक बताओ। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, ये समझ में आ गया सबको, डन, क्लियर है? फर्स्ट स्टेप बता दो, ठीक है, OH कैसे आया? हाँ, तो OH आ जाएगा ना, पहले सीधा फंडा ये है कि जब आपके फास्फोरस पे अटैक करेगा तो फास्फोरस को क्या देगा, नेगेटिव देगा, खुद पॉजिटिव देगा, तो क्या करेगा, यहाँ से H+ आयन छोड़ देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ये है, ये किसको मिल गया, ये किसका था, ये H एटम का था, वो एटम ने ले लिया, तो उसके पास प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा ना, डिफिशियंसी 1+ आयन की खत्म हो गई, और यहाँ से Cl- आयन हट जाएगा, वो अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ऐसे करके हट जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे POH होल थ्राइस आ जाएगा, कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, अब समझो, यहाँ पे थोड़ा सा इधर पे समझना। और तो जो रिएक्शन है अल्टीमेटली, यहाँ पे जगह बची हुई है, हाँ, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद जरा इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक OH ग्रुप ऐसे है, यहाँ पे एक OH ग्रुप यूं लगा हुआ है और एक OH ग्रुप ऐसे लगा देता हूं मैं थोड़ा सा, और यहाँ पे लोन पेयर है। बेसिकली क्या होगा कि ये वाला जो ये होगा, इसके पास लोन पेयर है और ये आप समझ रहे होगा ये एसिडिक H है, एसिडिक H एटम है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये H+ करके हटेगा और यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि लोन पेयर है, H+ करके हटेगा और यहां पहुंच जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां भेज देना। इस फिनोमेना को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नाम दिया गया है, उसका नाम है टॉटोमेरिज्म, उसका नाम है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे H एटम जोड़ लेगा और यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा और ये P डबल बॉन्ड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसी कंपाउंड का जो नाम है जो है वो क्या लिखा जाता है, वो S3PO3 लिखा जाता है ना। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, S3PO3 लिखते हैं। और ये कैसा होता है, ये डाई बेसिक होता है, ये डाई बेसिक होगा क्योंकि एक फास्फोरस जो H एटम से जुड़ा है वो पानी में रिलीज नहीं होता है, केवल ये वाले H एटम ही रिलीज होते हैं। ये आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ रखा होगा, है ना, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ रखा है। तो टॉटोमेरिज्म मेरी क्लास में वो लगता है सबको पता होगा। तो टॉटोमेरिज्म होने के बाद, टॉटोमेरिज्म की क्या कंडीशन है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होना चाहिए और एडजेसेंट पे क्या होना, एसिडिक H होना चाहिए। तो एडजेसेंट एटम पे एसिडिक H है और ये एसिडिक H है और इसके ऊपर लोन पेयर, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा H+, ये जो फॉर्म है ये इनॉल फॉर्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से। जो POH होल थ्राइस है, इट्स अ इनॉल फॉर्म, है ना, ये इनॉल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, ये इनॉल है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से ये कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म में क्या करते थे, C डबल बॉन्ड वो लगा लेते थे और वहां पे क्या होता था, COH होता था। तो टॉटोमेरिज्म करने के बाद वो ऐसा कर लेगा। तो जो हमारा फाइनल रिएक्शन जो बनेगा, अब आप ध्यान रखिएगा कि जब PCl3 जो है ना, जब वाटर से रिएक्ट करेगा, सो हाउ मेनी वाटर पार्टिकल वी कैन टेक, 1 वाटर पार्टिकल यहाँ पे लिया था और 2 वाटर पार्टिकल यहाँ पे लिया है। सो वी कैन टेक 3 वाटर पार्टिकल, एंड 3 वाटर पार्टिकल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग इसको बनाएंगे POH होल थ्राइस, POH होल थ्राइस प्लस थ्राइस HCl, ये बनाएंगे, है ना, ऐसे कर लेना। फिर इसको यहाँ लिखना और यहाँ पे लिख देना टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म लिख के इसको क्या बना देना, इसको बना देना S3PO3 सॉरी, ये बना देना। ऐसे करके ये स्केलेटन आप लिख दो, नेट स्केलेटन ये बनेगा। समझने वाली सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, कि क्या समझ है वो वाली बात मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसे नोट कर लो और नोट करने के बाद जो है ना वो जो है ना वो क्या होगा, आप बता दीजिए। कोई डाउट हो तो, आपको लग रहा है इसमें कुछ पूछने वाली बात है तो आप बता दो। टॉटोमेरिज्म मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी क्लास में सबको पता है, वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया। व्हाट इज इनॉल, इनॉल है ना, मजा आ गया आयुष, हाँ भाई मजा आ रहा है ना। ठीक है, अब ठीक है, इस तरीके से पढ़ाने दो। तो अगर मैंने तो कहा था कि पहले मुझे ये पढ़ा लेने दो, रिएक्शन वगैरह बताना बच्चों को बता देने दो, करीब 200-300 रिएक्शन बनाना बता दूंगा। तो फिर बच्चों को ऑर्गेनिक थोड़ा ठीक लगेगा और उसके बाद इनऑर्गेनिक थोड़ा ठीक लगेगा, फिर उसके बाद सॉल्ट पढ़ाएंगे। हो गया उल्टा। बाकी दोनों क्यों नहीं किया, है ना, बाकी दोनों इसलिए नहीं किया, एक मिनट सुन लो, क्योंकि अभी हार्डलिसिस वाला जो प्रोडक्ट है वो बन सकता है, अभी आगे हार्डलिसिस हो सकती है ना। तो अभी जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो पहले होगा, है ना, पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर ये वाला काम होगा। पहले हार्डलिसिस जो है ना, रीअरेंजमेंट जो है ना वो बाद में होगा, रीअरेंजमेंट जो है ना वो बाद में होगा, शुरुआत में नहीं होगा। NH3 इज मोर सॉल्युबल देन PH3, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है पानी के साथ, है ना, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है अमरेंद्र सिंह, है ना। तो क्या होगा, ज्यादा डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, टॉटोमेरिज्म का मतलब A13H माइग्रेशन, यस वही है बिल्कुल, H+13H का माइग्रेशन है, बिल्कुल सही है। नहीं तो मैं आपको दे दूंगा टॉटोमेरिज्म के लेक्चर, आप देख लेना। रिएक्शन का शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट तो वही है। शॉर्टकट कैसे किया देखो, ये समझो, सीधा सा फंडा ये है, वाटर किस पे अटैक कराओगे, वाटर पे अटैक कराओगे P एटम पे। तो मैं क्या किया, P पे लगा दिया OH, जिस पे अटैक होगा पानी का
जिसपे वाटर का अटैक होगा, इस पे अटैक होगा, तो उसके साथ जाएगा OH, ये गया ना OH, है ना। और H किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा। 3 Cl है तो 3 H प्लस आयन चाहिए होंगे ना, तो 3 OH लगा देना यार, ये बन गया, खत्म। इसके बाद टोटोमेरिज्म का हो गया आंसर। भाई अगर देखो S3, अगर आपसे कोई पूछेगा S3PO3 का स्ट्रक्चर, तो उसको ऐसा स्ट्रक्चर बना के दोगे क्या? अगर मैं आपको S3PO3 का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना के दो, गलत हो जाएगा भाई। अगर ऐसे बना के दिया ना, ये वाला स्ट्रक्चर बना, तो गलत मानेगा, क्या नहीं गलत, ये तो गलत है। वो कहेगा P डबल बॉन्ड होता है, तो हाँ P डबल बॉन्ड होता है ना, P डबल बॉन्ड ऐसे आता है, टोटोमेरिज्म करके P डबल बॉन्ड आ जाता है ना। ये स्ट्रक्चर मत बनाना उसको, ये नहीं होगा। इसलिए समझा रहा हूं कि ये पीओएच वोल्टेज बनाने के बाद ये करके ये कर देना। डन, मेरे ख्याल से मैंने काफी समझा दिया है। ओके, कम टू नेक्स्ट रिएक्शन, है ना। एक मिनट रुको, फिर से कुछ है क्या सर? थर्ड स्टेप में थोड़ा समझ नहीं आया, थर्ड स्टेप कौन सा हुआ? टोटोमेरिज्म वाला क्या निशांत? एक मिनट, निशांत क्या था, टोटोमेरिज्म वाला स्टेप है क्या निशांत? टोटोमेरिज्म जल्दी बोलो। इनॉल फॉर्म जो होता है, जो OH ग्रुप लगे रहते हैं वो इनॉल फॉर्म होता है। देखो जाके थोड़ा पढ़ो, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म पढ़ाते हैं, है ना। नहीं मालूम है कोई बात नहीं, अभी नहीं मालूम है तो मत चिंता करो, इसकी चिंता मत करो, है ना। ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, मेरा पार्ट नहीं है, तो पढ़ा दिया जाएगा ना, आ जाएगा। जिस दिन आप ऑर्गेनिक पढ़ लोगे उस दिन आप इसको और अच्छे से सीख जाओगे ना, ये चीजें जो है ना और अच्छे से हो जाएगा। टोटोमेरिज्म जो हो रहा है वो रीअरेंजमेंट के लिए हो रहा है। टोटोमेरिज्म जो है ना वो 2H2 वाला, ये वाला, तो सेम तो तरीका है ना। जब आप यहाँ पे एक एक वाटर पार्टिकल अटैक कराया तो एक HCl आ गया और एक OH जुड़ गया P के साथ। अब एक वाटर पार्टिकल और अटैक करा दो तो एक HCl बाहर जाएगा, एक OH जुड़ जाएगा। एक वाटर पार्टिकल और अटैक करा दो, एक HCl बाहर जाएगा, एक OH जुड़ जाएगा। ऐसे करके बना दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लोग, और वो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ ASCl3। ASCl3 हाइड्रोलिसिस ऑफ ASCl3, है ना। ASCl3 का हाइड्रोलिसिस क्या होगा वो कर लेते हैं। तो देख लो आप इसमें कैसे होगा ASCl3 का हाइड्रोलिसिस। तो ASCl3 में क्या होगा, यहाँ पे आर्सेनिक लिख देना, AS लिख देना यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आर्सेनिक आ जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की, आर्सेनिक की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से भी कम है, तो आर्सेनिक आ जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे भी कौन आ जाएगा, यहाँ पर भी आर्सेनिक आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आर्सेनिक आ जाएगा। सेम तरीके से रिएक्शन होगी, ये सुनो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आर्सेनिक आ जाएगा। फिर आर्सेनिक का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये ऐसा ही होगा जैसा ये बना हुआ है, ये हो जाएगा। लेकिन आर्सेनिक टोटोमेरिज्म नहीं करेगा। आर्सेनिक वाला जो एटम है वो टोटोमेरिज्म नहीं करेगा, ये नहीं बना पाएगा, ये नहीं बनेगा। टोटोमेरिज्म नहीं होगी आर्सेनिक के कंपाउंड में, है ना। इसीलिए क्या होगा कि ASCl3 की जो रिएक्शन होगी, ASCl3 की जो रिएक्शन होगी यहाँ पे ASCl3 की, उसमें क्या बनेगा, उसमें ASOH होल ये बनेगा, ये बनेगा। और टोटोमेरिज्म मत कराना, टोटोमेरिज्म नहीं होगा इसमें, यही रोकना पड़ेगा आपको, इसको हटा दो। तो ओनली एक रीजन मुझे एक्सप्लेन करना है, बाकी सारे रीजन आप समझते हो, बाकी सारे रीजन आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। केवल मुझे एक रीजन जो है ना वो एक्सप्लेन करना है। ASCl3 वाला जो रीजन है ना, वो हमें केवल यह आर्सेनिक पर अटैक करेगा, ये समझ में आता है, ठीक है। ऐसे करके जाएगा, ये सब समझ में आता है, सब कुछ समझ में आएगा। ASOH होल थ्राइस बनेगा, ये सब समझ में आ रहा है। ASOH होल थ्राइस दोबारा आगे टोटोमेरिज्म में या रीअरेंजमेंट में नहीं जा रहा है, आगे रीअरेंजमेंट में नहीं जा रहा है। आगे रीअरेंजमेंट में इसलिए नहीं जा रहा है कि आर्सेनिक एटम का साइज ज्यादा है ना, साइज ज्यादा है, और आर्सेनिक एटम का साइज ज्यादा होने से पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो है ना वो कम हो जाती है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख लो यहाँ पे कि AS atom have arsenic atom have less tendency to form pi bonds। केमिस्ट्री में देखा जाता है कि अगर एटम का एटॉमिक साइज बढ़ेगा, है ना, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटम का साइज अगर बढ़ता जाएगा तो उसमें पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा। इसको आपको ऐसे रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं करना है,
ये टोटोमेरिज्म में नहीं जाएगा ना, टोटोमेरिज्म मैंने क्रॉस कर रखा है, ध्यान दीजिएगा, टोटोमेरिज्म में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना, यहाँ आगे मत भेज देना, केवल यहीं तक रोक देना, बस ये यहाँ बनेगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। वो रीजन वही है कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे क्या होगा, पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होती, कम होती जाती है। और जैसे आपको पता होगा कि आपको ये कहीं ना कहीं बताया गया होगा, CO2 गैस है, CO2 गैस क्यों, क्योंकि CO2 ऐसे एग्जिस्ट करता है, लेकिन SiO2 जो होता है वो क्या होता है, SiO2 सॉलिड होता है, जायंट सॉलिड माना जाता है। रीजन है कि SiO2 इस तरीके से नेटवर्क बनाता है, लगातार आपस में जुड़ता जाता है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता जाता है। सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन जो SiO2 का स्ट्रक्चर, SiO2 का स्ट्रक्चर CO2 की तरह नहीं बनाया जाता है, ऐसे नहीं बनाया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है वो पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो ये भी, ये वाली बात भी आपको पहले कहीं बताई गई होगी कार्बन फैमिली में, है ना, इस तरीके से। तो बड़े एटम में क्या होगा, बड़े एटम में टोटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, इसलिए वहां पे नहीं होगा। सो दिस इज द लॉजिकल थिंकिंग, जहां से आप समझ सकते हो कि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, इसका AsCl3 का वो क्या निकल के आएगा, AsOH होल थ्राइस और HCl निकल के आएगा। ठीक है, नोट करो फटाफट जो भी इसमें नोट करना है, नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम लोग इसके आगे। हाँ, लार्ज एटम होगा, हाँ बिल्कुल, एज द आर्सेनिक एटम हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो जितना बड़ा एटम होगा उसमें उसमें क्या होगा, सबका मैकेनिज्म SN1 ही है क्या, हाँ लगभग SN1 ही है, कुछ के SN2 भी हैं, है ना, कुछ के SN2 भी हैं, है ना, कुछ के SN2 भी हैं। सर नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिएक्शन, एक मिनट रुकना, सर नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिएक्शन सेम क्यों नहीं है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिएक्शन सेम ना होने का रीजन उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। भाई नाइट्रोजन एटम तो अपनी फैमिली का पहला मेंबर है, उसकी तो वैसे भी रिएक्शन कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। हर एक फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसकी रिएक्शन कैसी होती है, अनोमलस होती है। तो किसके साथ कंपाउंड बना रहा है वो देख लो, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन और Cl जो बॉन्ड था वो नॉन पोलर बॉन्ड है, वो नॉन पोलर बॉन्ड, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक सेम होती है, बट पी और Cl बॉन्ड अलग है, ए और एस है, साइज चेंज हो रहा है, तो चीजें बदलेंगी ना सब, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक नीचे जाने पे चीजें कैसी होंगी, अलग होंगी। मैंने कहा ना आपको, मैंने शुरुआत में ही बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं समझाने जा रहा हूँ, बिकॉज ये सब चीजें आती हैं और ये सब चीजें वो समझते हैं, भले यहाँ नहीं आता हो, लेकिन आप एक इनऑर्गेनिक का बहुत बड़ा अगर कोई प्रोफेसर है तो वो सब इन चीजों को समझता है, वो सब इसीलिए यहाँ सब पे पढ़ाया जाता है ना, उस पर काम किया जाता है ना, ठीक है। ये रहेगा, अभी करता हूँ राहुल अनम्यूट, है ना, अभी एक रिएक्शन और लिख दूं फिर अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिए, एक एक रिएक्शन और लिख देता हूँ, ठीक है। सो हम लोग पहुंच जाएंगे ए फेज के बराबर आ जाएंगे, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कुछ और ये रहेगा, क्या लिख, नहीं मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपकी समझ, मैंने आपसे बोला ना, आप अपनी कॉपी में लिख लो कि एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो मेमोरी है, याद होना, वो मेमोरी है। मेमोरी जो है ना, उसको जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है ना, वो आपकी समझ से मिलता है, समझ से मिलता है, क्योंकि जो चीज सबसे पहले इवेपोरेट होती है एग्जामिनेशन हॉल में वो आपका रट्टाफिकेशन होता है, बिना समझी समझाई चीज वो सबसे पहले इवेपोरेट हो जाएगी एग्जाम के अंदर। तो उसकी ये चीज इवेपोरेट ना हो, उसकी आपको समझ है, तो समझ की से आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। क्या मेरे को ऐसे बताया गया था कि OH जहां पे वाटर अटैक करेगा वहां पे मैं OH लगा दूंगा, बगल वाले में H लगा दूंगा, बस मेरा रिएक्शन हो जाएगा। तो ये चीजें, बाकी कुछ लॉजिकल थिंकिंग है कि यार आर्सेनिक के साथ मुझे AHOH होल थ्राइस टिक करना है, मुझे ये टिक नहीं करना है, मतलब मुझे अगर मुझसे इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया आर्सेनिक का तो मुझे इसको टिक नहीं करना है ना। तो ये क्यों नहीं करना है, इसकी समझ आपको पता है ना, तो ये सब चीजें आपको मालूम, तो समझ से आपका क्या कॉन्फिडेंस बना रहेगा, याद बना रहे रट्टाफिकेशन का, वरना वो वेपराइज होगा तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी रिएक्शंस पढ़ते हैं, और वो रिएक्शंस कैसी हैं उन पे काम कर लेते हैं, फिर आपके डाउट्स ले लेंगे, है ना, कुछ लोगों को अनम्यूट कर देंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से ना अब देखो आप इसमें क्या लिखा है सर, अब एक रिएक्शन हो जाएगी, हो जाए सर, अब एक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो जरा। सो लास्ट रिएक्शन है मेरा कौन सा, ये SbCl3 वाला, हाइड्रोलिसिस ऑफ SbCl3 एंड BiCl3। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि SbCl3 और BiCl3 के बारे में, बिस्मथ क्लोराइड के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है? लिख के बताओ चैट में, ये कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है ना? ये कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है? कोवल, हाँ, नो, दीज आर द आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड हो गए। नीचे जब जाओगे ना ग्रुप में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये लगभग लगभग ये नो डाउट ये दोनों जो है ना, ये क्या होते हैं, इनको नॉन मेटल माना जाता है, इन दोनों को मेटलॉइड माना जाता है इस फैमिली में। ठीक है, और ये जो होता है इसको प्योर मेटल माना जाता है। तो नीचे जाने पे नो डाउट लगातार क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर जो SbCl3 है वो क्या हो रहा है, वो आयनिक कंपाउंड होगा, और क्या होगा, Sb3+ आयन और 3Cl- आयन में टूटेगा ऐसे। ठीक है, और वैसे उसके बाद BiCl3 जो होगा वो क्या होगा, बिस्मथ 3+ आयन में और 3Cl- आयन में एग्जिस्ट करते हैं, तो प्योर आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे एक प्रॉपर हार्डलेस, जो अलग तरीके से हार्डलेसेस होने वाली है ना, इस तरीके से। तो कैसे होगा इसमें, कोई भी आप एक देख लो, बिस्मथ 3+ जो होगा वो क्या करेगा, वो वाटर से अटैक कराएंगे आप उसको, वाटर के साथ उठाएगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता है, BiO पॉजिटिव बनाता है, और क्या बनाता है, 2H+ आयन बना देता है, ऐसे करके ये बनता है BiO, और ये बनेगा, है ना। वैसे इन जनरल कैटायन की हाइड्रोलिसिस में क्या होता था, OH जोड़ता था और H+ निकलता था, है ना, OH जोड़ता था, H+ आयन निकलता था। लेकिन इसका हाई जेड इफेक्टिव होने की वजह से, बहुत ज्यादा हाई हाई जेड इफेक्टिव होने की वजह से, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपने साथ जोड़ता है, और 3+ आयन से ज्यादा BiO पॉजिटिव आयन जो होता है ना, दैट कॉल्ड बिस्मथाइल आयन, ये दैट कॉल्ड बिस्मथाइल आयन, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये इसमें चला जाएगा, है ना। तो नेट हाइड्रोलिसिस जो की जाती है इसकी, वो ये की जाती है कि BiCl3 को अगर वाटर से आप रिएक्ट कराओगे तो दैट विल गिव यू BiOCl प्लस ट्वाइस HCl, है ना, ट्वाइस ये देगा। और इसकी जो होगा वो क्या होगा, ये आपका इसी का व्हाइट टर्बिडिटी बनता है, व्हाइट टर्बिडिटी इसी का आता है। ठीक है, लेकिन अगर मीडियम एसिडिक हुआ, है ना, अगर मीडियम एसिडिक हुआ तो क्या होगा, और ये क्या होते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइज होते हैं। एक मिनट रुकना, मैं पूरा बात समझाता हूँ। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, इनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, है ना, इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, ये मैंने पार्शियल लिखा हुआ है, ये BiOCl होगा इस तरीके से। अगर मीडियम एसिडिक है, पहले से ही अगर आपने HCl वगैरह मिला रखा है, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है ना। वाटर में जब मैं आपको ये कैटायन पढ़ाऊंगा, कैटायन में होगा, जब मैं सॉल्ट एनालिसिस में कैटायन पढ़ाऊंगा, उस कैटायन में बिस्मथ 3+ आयन का टेस्ट पढ़ाऊंगा, उस टेस्ट में ये रिएक्शन आएगी, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन क्या होगी, पीछे चली जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने से क्या फायदा होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तो एक आयन है, यहाँ पे 3 आयन है। तो ली चर्टलर प्रिंसिपल लगता है, और वो कहते हैं कि पानी मिलाने पर, वॉल्यूम बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जहां आयंस ज्यादा होते हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं कि क्या क्या कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में,
केमिकल इक्विलिब्रियम में कहते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं। और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जो है ना ये वहां जाता है जहां पे आयंस ज्यादा होते हैं पानी मिलाने पर। तो ये फॉरवर्ड जाएगा, वाटर मिलाने पर टर्बिडिटी आती है, वाटर नहीं मिलाते हैं तो टर्बिडिटी नहीं आती। ये टेस्ट है बिस्मथ का, ये लैब टेस्ट है बिस्मथ का, कहाँ पे, सॉल्ट एनालिसिस में कैटायन में पढ़ाऊंगा। और ये पी ब्लॉक में भी दे रखा है, तो हो सकता है कि वहां से ना आए तो पी ब्लॉक से आ जाए, दोनों जगह दिया हुआ है, दोनों जगह अवेलेबल है, तो ऐसा होगा। तो इनकी थोड़ा डिफरेंट होती है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों बोला गया है, अभी तक जितने कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हुआ तो उनमें से तीनों के तीनों सीएल बाहर हो गए थे, इसके साथ एक सीएल मेंटेन है अभी, तो तीनों सीएल बाहर नहीं हुए हैं। so that's why we say that it is a partial hydrolysis, है ना, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। सेम तरीका किसका होगा, सेम इसका करा लो, इसका होगा, सारी बातें वही होंगी जो इसके लिए होंगी, बस कलर डिफरेंट होगा। वो ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, उसका नाम जो कॉमन नेम है वो पर्ल व्हाइट होता है ना। तो इस तरीके से रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और आप बता दो कि आपको क्या करना है। बिस्मथ के नीचे लिखा है हाई जेड इफेक्टिव, बिस्मथ के नीचे लिखा है हाई जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नीचे जाने पे बढ़ता है। ये जो है ना बिस्मथ और एंटीमनी, ये कौन से पीरियड में है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ पीरियड में है, और ये सिक्स पीरियड में है। जो फिफ्थ और सिक्स पीरियड में होते हैं, फिर सिक्स पीरियड वाले में क्या होगा, सिक्स पीरियड वाले का 4f पूरा भरा होता है, 4f 14 पूरा भरा होता है। तो 4f 14 पूरा भरा होने से जो ये तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे f में, उसके रिस्पेक्ट में इसके न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन आएंगे, और वो 14 प्रोटॉन का पावर क्या होगा, बढ़ जाता है, हाई जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जब बहुत हाई पावर बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, जोड़ लेगा अपने आप से उठा के। तो इसने क्या किया है, इसने ओ एटम को जोड़ लिया है, OH को ना जोड़ के ओ एटम को जोड़ लिया है, और इसने ये कर लिया, ठीक है। डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव जो होगा, इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, हमेशा नहीं रहता है कांस्टेंट, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। एस का ज्यादातर कंपाउंड रिएक्टिव होता है, आर्सेनिक का रिएक्टिव होगा, उसका मतलब नहीं समझ में आया क्या जो पूछना चाह रहे हो आप इससे, इससे क्या मिलेगा। राहुल को अनम्यूट करना है, क्या हुआ, हाँ राहुल बोलो, अनम्यूट हो गया। एक मिनट रुको, अभी चेंज करना पड़ेगा सेटिंग, रुक जाओ। हो गया राहुल अनम्यूट, बोलो। राहुल आवाज नहीं आ रही है, हेलो। हाँ, जिन क्लास कुछ बताऊंगा नहीं, आप लोग निकल सकते हो, जिनको क्लास है ना, क्लास खत्म है, अब नहीं बताऊंगा कुछ भी। राहुल क्या हुआ, बोलो ना। आवाज नहीं आ रही आपकी। यस नीरज बोलो। सर, हाँ अगर ई फेज और बी फेज का भी कोर्स बराबर हो गया है तो हाँ, हमारी की क्लास आप साथ में लगा सकते हो ना। साथ फिर में आप लगा दें। तो फिर आपको दो दो क्लास लेनी पड़ेंगी और आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे हर एक चीज को एलाबरेट। हाँ यार, ये तो हो सकता है यार, देखता हूँ, पूछ लेता हूँ। और सर वो और आईडी आरके भी सर की यूज कर लेंगे, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा आ सकते हैं। यार पूछ लेता हूँ, सजेशन तो अच्छा है तुम्हारा, हेलो लेकिन हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ सर, डाउन ग्रुप बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है सर। हाँ बेटा, डिक्रीज होता है, सच में सही बोल रहा हूँ, डिक्रीज। हाँ तो सर मुझे बस थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया है हम्म कि जैसे साइज बढ़ता है सर हम्म तो लो अट्रैक्शन कम होगा सर, तो लोन पेयर वो जल्दी छोड़ सकता है ना सर। तो नहीं लोन नहीं पेयर नहीं, छोड़ सकता है साइज तो बेसिक साइज कैरेक्टर। साइज बढ़ने से लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है, तो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे आप ये समझो कि आपके पॉकेट में, आपके पास 1000 रुपए हैं और एक ही पॉकेट में रखे हुए हैं, तो जल्दी चोरी हो जाएंगे, और है ना, कोई और ले जा यस सकते हैं। लेकिन हाँ। वो 1000 रुपए आप डिफरेंट पॉकेट्स में रख लो, 10 10 20 20 करके, 100 100 रुपए करके, तो लोगों को एक साथ लेना मुश्किल हो जाएगा।
तो Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो है ना H प्लस आयन को ले पाना मुश्किल होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ठीक है, इस तरीके से जाएगा, है ना। Yes, sir. है ना, इस तरीके से, है ना, ये हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो जो है ना वो क्या होगा, ये हो जाता है, मतलब उसको मिलना मतलब दूसरों को देना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिक कैरेक्टर गवर्न बाय लैंग्वेज लिख दो, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर लिख लो अपनी कॉपी में, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो हो जाएगा। हाँ भाई जुपिटर कर दिया, अनम्यूट कर ले अपने आप को, जुपिटर इंस्टीट्यूट कर लो। हाँ सर वो एटम की बात कर रहे हैं सर हम लोग, जैसे रुबिडियम और लिथियम सर, इनमें कंपेयर करने के लिए। क्या सर जो मतलब बोल रहे हैं सब लोग कि ये ऊपर से नीचे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, सर आप अलग बोल रहे हैं ना। तो यार मैं कौन सा ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ यार, मैं पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ, आपको सर आपको वही तो, एस सर जो भी ब्लॉक की पूछा बात जिस बच्चे ने डाउट, सर जिस बच्चे ने डाउट पूछा वो यही बोलना चाह रहा था। अच्छा तुम्हें पता चल गया। हाँ सर। तो अब मैं तो पी ब्लॉक, मैं तो यार जो लिखा था बोर्ड पे, मैं तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन वाला लिखा था ना, नाइट्रोजन फॉर्म, मैं तो वही बताऊंगा ना। यस सर। तो वो अलग है, वो ऑक्साइड की बेसिक कैरेक्टर की बात होती है एस ब्लॉक में, उनका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने से बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है टॉप टू बॉटम जाने पे, वो एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक को पी ब्लॉक को ना, मेटल का प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मैच थोड़ी ना करेगा भाई, यस सर। ठीक है। चलो तुम लोग भी यार क्या क्या करते हो। और बताओ भाई किसको पूछना है डाउट, 1 मिनट और पूछ जाए सर। जेड इफेक्टिव में साइज बढ़ने का क्या के फैक्टर का कोई भी लेते हैं। राज क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया राज, 1 मिनट रुकना। अरे यार ये कीबोर्ड दूर रखा, अब लो 3 राज हैं, कौन से राज से मैं करूं, मैं इसमें स्मॉल में लेटर में एक ही है। हाँ राज ओपन कर लो माइक। हेलो, खत्म ही है, क्लास खत्म है, आप चिंता मत करो ना, यूट्यूब पे देख लेना जो डाउट में डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। क्लास खत्म है, निकल जाओ तुम लोग, जिनको जाना है सब लोग निकल भी गए हैं काफी लोग। राज अनम्यूट कर लो, बोलो। होमवर्क वही है, होमवर्क जो है ना जो दिया था ना सॉल्ट एनालिसिस का, उसको डिस्कस करता हूँ और वो क्लास लगा देता हूँ, डिस्कशन की कंबाइंड क्लास लगा दूंगा। ऋषभ राज कौन है, कंबाइंड क्लास लगा दूंगा, है ना। ऋषभ राज आते या ऊपर, हाँ कर लो अनम्यूट ऋषभ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने बोला था कि वो जो प्रैक्टिकल की आपके पास बुक है उसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा सर, तो अभी भेज दो। यार बेटा तुम लोग, मेरे को ऐसा नहीं, मतलब मेरे कई सारी चीजें बदलती रहती, कभी लैपटॉप पे पड़ी है, कहीं डेस्कटॉप पे, बहुत सारी चीजें हैं, नहीं सर, मतलब मैं याद दिला दिया सर। मिल ठीक नहीं रही है। है, मिलते ही मैं कर दूंगा, मुझे याद रहते हैं काम, लेकिन ठीक क्या है, होता है कि टाइम मिलते ही करूंगा, है ना। आप लोग इतने सारे काम बता देते हो कि यस। अभिषेक गॉड बोले क्या हुआ। सर जो आपके पास बुक है वो कौन सा एडिशन है उसका? क्या बुक कौन सा है, एडिशन वो कौन, गूगल का कौन सा एडिशन है? अब मुझे वो बुक ही नहीं मिल रही, पीडीएफ अभी बताऊं कहाँ से, नहीं, कहाँ जो आपके पास बुक है वो बुक है, हाँ बुक कौन सी है यार, बुक 7th एडिशन है, बहुत पुराना एडिशन है, 7th है, देखो नया आ गया होगा अब तक तो, हो सकता है। हाँ सर, मैंने वो फ्लिपकार्ट पे देखा लेकिन वो अलग ही कुछ बता रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया पहले। 7th एडिशन है, कोई बात नहीं, सेम ही है वो, कोई नया नहीं होगा, सेम एडिशन है। थैंक यू सर। मनीष गोयल, हाँ मनीष अनम्यूट कर दिया, बोलो बेटा। सर मैं पूछ रहा था सर, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक ये जो ग्रुप का जो मेटल है सर, सर ये कैसे वेरी कर रहा है सर? नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, ये मेटालाइट, ये प्योर मेटल है। टॉप टू बॉटम जब किसी ग्रुप में जाते हैं ना तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो मेटालिक बढ़ेगा तो नॉन मेटल से शिफ्ट मारेगा, बीच वाला हमेशा मेटलॉइड बनेगा और लास्ट वाला हमेशा मेटल बनेगा। सर तो बिस्मथ का जो ऑक्साइड होगा तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा ना सर? बेसिक ऑक्साइड होगा, बेसिक होगा, बिस्मथ का ऑक्साइड बेसिक होगा। सर तो हम लोग पढ़े ना सर, मेटल का ऑक्साइड बेसिक शो करता है। हाँ बेसिक ही है ना। तो बिस्मथ का तो बेसिक होना चाहिए सर। हाँ तो होगा ना, मना तो नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाऊंगा, बेसिक होता है। फिर नाइट्रोजन का सर, फास्फोरस का एसिडिक हो जाएगा, उसका एसिडिक हो जाएगा, इनका एम्फोटेरिक हो जाएगा। आर्सेनिक ठीक है एंटीमोनिक एम्फोटेरिक है ना, लिख लो आप, है ना, पढ़ाया हुआ है, उसमें दिया भी है ना। और मैं वेबसाइट पे नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, है ना, स्कैन करके,
तो उसमें भी ठीक देख लेना है ना, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, अपने वाले जो नोट्स हैं उनको अपलोड कर दूंगा नाइट्रोजन फैमिली के, ठीक है इनके, तो नोट्स भी ठीक है अपलोड सर, मजा आ गया सर पढ़ने में, फील आ गया सर। आ गया फील। अरे यार ये उल्टा Yes. कर दिया इन्होंने ऑर्डर, नहीं तो फील तो आ जाता इतना। मैं तुम लोगों को, मैं खुद परेशान हुआ और आपको भी परेशान किया। अभी क्या होगा, एक रिएक्शन मैकेनिज्म जब ये पढ़ लोगे ना, तो एक माइंडसेट बन जाएगा इनऑर्गेनिक का, क्या नहीं इनऑर्गेनिक में भी कुछ किया जा सकता है। फिर थोड़ा सा हम लोग करीब लगेगा 75% तो समझ में आ गया, 25% रट लेते हैं, काम चल जाएगा बस। अभी ऐसा लग रहा था नहीं जैसे सर, सब कुछ, आज क्लास बहुत सर, आज हाँ ठीक है। नहीं तो वो मुझे जैसे फ्री हैंड मिलेगा ना, तो मैं अपने हिसाब से, अगर मुझे कोई फील्ड सेट करने के लिए देगा एज ए कैप्टन, तो फिर मैं अपने हिसाब से, मुझे क्या दूसरे के फील्ड में जाके काम करने में तो प्रॉब्लम होगी ही ना। अब जो एक्सपीरियंस गेन किया डिफरेंट जगह जाके, है ना, डिफरेंट प्लेसेस पे जाके, जो पढ़ा है, जो समझा है चीजों को, वो सब मिला के देना होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि रेजोनेंस का वो केवल उतना ही मटेरियल रहेगा, ठीक है, मतलब अपन बॉन्ड खुद रेजोनेंस में हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम सीखने के लिए कोई मुनाही है उसी चीजों के, है कि नहीं, सर कोई नहीं है। है ना। ठीक है, चलो क्लास ठीक है 9:43 बंद कर